जिया हुसैन। आज हमारा लेक्चर टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर देखा जाता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो रिस्क है उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट थ्रेट्स से, अटैक से अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास रिस्क क्या होता है। बेसिकली हम जब भी कोई रियल लाइफ के अंदर काम करते हैं तो हम ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसके इस काम के करने में रिस्क है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर या तो आपको नुकसान हो सकता है या बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको जो है एक सरप्राइज़ जो है वो कामयाबी सक्सेस मिल सकती होती है। तो हम मोस्टली जब भी रिस्क को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं रिस्क इज़ अ चांस और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस और प्रोबेबिलिटी के अंदर 100% जो है वो आपके पास सक्सेस नहीं होती और 100% जो है वो आपके पास उसके अंदर नाकामी भी नहीं होती। तो रिस्क के अंदर ये हो सकता है कि समथिंग बैड हैपनिंग भी हो सकती है और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपको सरप्राइज सक्सेस भी उसके अंदर मिल सकती होती है। तो रिस्क के अंदर बाज़ दफ़ा बट हम रिस्क का वर्ड मोस्टली वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसके करने में ज़्यादा आपको नुकसान होने का खदशा हो या समथिंग बैड हैपनिंग हो उसके अंदर। तो रिस्क के अंदर जो है पोटेंशियल फॉर लॉस हो सकता है या डैमेज हो सकता है कि उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। बट समटाइम जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो हमेशा काम को करने में प्रॉपर प्लानिंग करते होते हैं। अगर किसी चीज़ के अंदर आपको रिस्क नज़र आता हो या आप समझते हैं इस काम के करने में रिस्क है तो आप हमेशा जो है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप उस रिस्क से बच सकते होते हैं। तो हमेशा जितने सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद हैं या हम बैंकिंग की एग्जांपल उसके अंदर लेते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी की हम उसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, तो हमेशा उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी रिस्क हो सकता है। रिस्क किससे हो सकता है? डिफरेंट डार्क मौजूद होते हैं, डिफरेंट साइबर क्रिमिनल्स मौजूद हो सकते हैं जो कि उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकते हैं या उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल को जो है वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए जब भी इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है तो सिक्योरिटी अटैक से, थ्रेट से बचने के लिए उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती है जिसको हम कहते होते हैं रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली क्या किया जाता है कि कहाँ पे रिस्क है, उस रिस्क एरिया को, ब्रीच को कहाँ-कहाँ पे रिस्क हो सकता है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, उस जगह के ऊपर जो प्रॉपर आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है या आपके पास कोई सिक्योरिटी का सिस्टम मौजूद है, तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग और फिर उसको कंट्रोलिंग का मैकेनिज़्म और किस तरह से हम फिर उस रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कि आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को इफ़ेक्ट ना करे वो सिक्योरिटी। इस चीज़ को हम कहते हैं वो हमारे पास एज़ अ रिस्क मैनेजमेंट कहलाती होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस को भी हो सकती है मोस्टली। तो जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए जैसे बैंकिंग की हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास ऑनगोइंग प्रोसेस क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप उसकी एटीएम मशीन को एक्सेस करते हैं, तो ये आपका मोस्टली जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। तो इसको क्या रिस्क हो सकता है? तो मोस्टली आप देखते हैं कि आपकी ट्रांज़ैक्शंस जो होती हैं मोस्टली सक्सेसफुल होती हैं और सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि लोगों के जो क्रेडिट कार्ड के पिन नंबर हैं वो वहाँ पे हैक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक्स जो हैं ट्राई करते हैं कि कस्टमर्स को वहाँ पे सिक्योर किया जाए और मोस्टली 99% जो है वो आपको सिक्योरिटी उसके अंदर मिलती है, बट 100% आपको सिक्योरिटी जो है वो किसी जगह के ऊपर मिलना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम रन कर रहा होता है या ऑनलाइन सिस्टम मौजूद होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट को कम करने के लिए जो है वो रिस्क को कम करने के लिए प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो रिस्क असेसमेंट कहलाती है। 3-4 पॉइंट्स है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के अंदर 4 स्टेप्स हो जाते हैं, ठीक है? तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर रिस्क है तो आपके पास किस तरह का रिस्क मौजूद है, ठीक है? किस तरह का अटैक हो सकता है, किस तरह का थ्रेट हो सकता है और आप उस रिस्क को किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट सिक्योरिटी कंट्रोल जो हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रिस्क जो असेसमेंट मॉडल है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे कंसिस्ट करता है। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। रिस्क असेसमेंट जो है वो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। रिस्क असेसमेंट के अंदर जो है ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं। रिस्क असेसमेंट के बाद हम रिस्क अकाउंटेबिलिटी भी पढ़ेंगे, उसकी पर्पस भी पढ़ेंगे और इसका आइडेंटिफिकेशन अलग से भी इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी रिस्क असेसमेंट के 4 स्टेप्स को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जब असेसमेंट की जाती है रिस्क की तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। किस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्रिटिकल एसेट्स कौन से हैं, ठीक है? उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास क्रिटिकल एसेट्स कौन से हैं?
कहाँ पे आपके पास आपका सेंसिटिव डाटा मौजूद है, आपने किस जगह के ऊपर अपने डाटा को जो है वहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि अगर वहाँ पे आपके जैसे आपका सेंसिटिव जहाँ पे डाटा मौजूद हो या क्रिटिकल एसेट्स मौजूद हों, तो हमेशा रिस्क उनको सबसे ज़्यादा होता है। तो आप उन एरियाज़ को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ कहाँ पे हैं, क्रिटिकल एसेट्स कहाँ पे मौजूद हैं, सेंसिटिव डाटा आपका कहाँ पे मौजूद है। अगर आप उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ये मेरा इम्पोर्टेंट डाटा है, ये मेरे क्रिटिकल एसेट्स हैं, तो सबसे पहले जो है आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं। रिस्क से सबसे पहले जो है उनको बचाया जाता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की हम बात करते हैं, जो कस्टमर का जो डाटा होता है वो हमेशा जो है वो एक एसेट होता है, क्रिटिकल एसेट होता है, उनका सेंसिटिव डाटा वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती है। अगर आप किसी सोशल मीडिया की बात करते हैं तो पर्सनल प्राइवेसी जो है वह हमेशा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, क्रिटिकल एसेट्स को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, डायग्नोज़ किया जाता है सेंसिटिव डाटा को जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद जब आपके पास क्रिटिकल एसेट्स आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं, सेंसिटिव डाटा जो है वो आपके पास सेंसिटिव डाटा के एरियाज़ जो हैं वो आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं। फिर आप उसकी असेसमेंट करते हैं कि किस तरह से जो है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप उन रिसोर्सेज़ को एफ़िशिएंटली जो है आप उन रिसोर्सेज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप उस रिस्क को जो है वो उसकी रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते होते हैं। तो असेसमेंट के अंदर जो है डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़, डिफरेंट टेक्नीक्स जो हैं वो उसके अंदर अप्लाई की जाती हैं। उनको डिफ़ाइन किया जाता है कि किस तरह आप एसेट्स को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रेट से, वल्नरेबिलिटीज़ से और डिफरेंट मिटिगेशन कंट्रोल से जो है आप उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर आपके पास थर्ड पॉइंट जो है वो मिटिगेशन आ जाता है या इन शॉर्ट हम इसको रिडक्शन भी कहते हैं। तो जब आपने अपने क्रिटिकल एरियाज़ को, एसेट्स को आइडेंटिफ़ाई कर लिया, उसकी असेसमेंट भी कर ली कि हम इसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद आपने उस रिस्क की जो है वो रिडक्शन करनी है। तो उस पर्पज़ के लिए आपके पास डिफरेंट प्लान्स होने चाहिए। आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, आपके पास प्लान्स को आप डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि आप किस तरह से सिक्योरिटी रिस्क को जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो सिक्योरिटी लैप्स जो हैं वो कम से कम हों और जो कस्टमर है उसकी सैटिस्फैक्शन भी उस पर्पज़ के लिए ज़्यादा हो। जैसे आप किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को जब आप जैसे आप हम एग्जांपल लेते हैं बैंक्स की, तो अगर आप वहाँ पे जब भी किसी बैंक के अकाउंट को आप वहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर इंटरफ़ेस मौजूद होता है। प्रॉपर पासवर्ड्स की, प्रॉपर लॉगिन की जो है आपके पास वहाँ पे गाइडलाइन मौजूद होती है। या आप किसी जगह पे एक नया अकाउंट ओपन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप साइन अप जब करते हैं, तो आपके पास प्रॉपर गाइडलाइंस वहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है? जैसे हमारे पास पासवर्ड की गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, तो आप वहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जब आप उसको सिक्योर करते हैं, रिस्क से आप उसको सिक्योर करते हैं, थ्रेट से, अटैक से, तो डेफ़िनेटली किस तरह से हम रिस्क को या थ्रेट्स को रिडक्ट कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, उस पर्पज़ के लिए आपके पास प्रॉपर प्लान्स होने चाहिए, ताकि आप अपनी उस सिस्टम को एफ़िशिएंटली जो है सिक्योर कर सकें और उसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज़्म बना सकें। तो सेकंड लास्ट पे जो है हमारे पास प्रिवेंशन आ जाती है कि जब आपने डिस्कस कर लिया कि आप किस तरह से जो है रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं, आपके पास प्लान्स जब आ जाते हैं, तो फिर आप उन मेथड्स को, उन ऑल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? रिस्क को उसके थ्रू कम किया जाता है। उस पर्पज़ के लिए डिफरेंट टूल्स जो हैं, प्रोसेसेस जो हैं, वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। टू दोज़ टूल्स और प्रोसेसेस जो है हम थ्रेट्स को, वल्नरेबिलिटीज़ को जो है वो कम से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं और रिसोर्सेज़ को जो है हम बचा सकते होते हैं। तो रिस्क के अंदर, रिस्क असेसमेंट के अंदर ये 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का पर्पज़ क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है? तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का पर्पज़ होता है कि जो आपके पास आपका ओवरऑल बिज़नेस है या आपका ओवरऑल एसेट्स हैं, जो आपके जो क्रिटिकल एसेट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जाए डिफरेंट डिसएडवांटेजेस से, प्रोटेक्ट किया जाए डिफरेंट हार्मफुल एक्टिविटीज़ से। आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस की जाती हैं और उसके अंदर आपका सिस्टम जो है हमेशा सिक्योर होता है। तो इस पर्पज़ के लिए जो है वो हमेशा क्रिएट किया जाता है, सेफ़ और सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर जो कस्टमर है उसकी भी सैटिस्फैक्शन होती है
और जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम कर रहे होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, उनको भी जो है वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस पर्पज़ के लिए जो है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की जाती है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट मैकेनिज़्म प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था रिस्क असेसमेंट के अंदर, और डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए जो है एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया जाता है, और जिसके थ्रू जो है क्रिटिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता होता है। उसके बाद अगर रिस्क है, रिस्क की प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी की जाती है। अगर रिस्क अराइज़ हो जाता है तो कौन सी कम्युनिटी के पीपल हैं, कौन से लोग जो हैं इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेफ़िनेटली रिस्क जो है, अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर अगर किसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है अगर उसकी सिक्योरिटी थी लेकिन फिर भी वो रिस्क पे गया है, तो डेफ़िनेटली जो कम्युनिटी उसको यूज़ करने में इन्वॉल्व होती है, या वो लोग जो उसको यूज़ कर रहे होते हैं उस सिस्टम को, डेफ़िनेटली वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, उनकी वजह से ये रिस्क हो सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को, और उन्हीं पीपल की वजह से और उसी कम्युनिटी की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड भी हो सकती है। दोनों तरह के जो हैं वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। जो पीपल वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली प्लानिंग के साथ आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है उस सिस्टम के साथ अटैच हैं जो प्योर सिक्योर होता है। अगर आप ऐसे सिस्टम के साथ अटैच हैं जिसके अंदर आप खुद मुखलिस नहीं हैं, खुद आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जिससे उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान हो रहा है, तो डेफ़िनेटली इस पर्पज़ के लिए जो अकाउंटेबिलिटी का प्रॉपर सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है? तो जब हम अकाउंटेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, तो कम्युनिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? कि जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं, क्रिटिकल एसेट्स हैं, उसके सिक्योरिटी रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो उस पर्पज़ के लिए अगर कम्युनिटी जो है, जो उसको यूज़ करने वाले हैं, प्रॉपर अगर उसके अंदर रोल प्ले करें, तो बहुत हद तक आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम को रिस्क से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है ऑर्गेनाइज़ेशन। ऑर्गेनाइज़ेशन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए डिफरेंट अटैक से, डिफरेंट थ्रेट से। अगर उसके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बहुत बेहतर हद तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उस ऑर्गेनाइज़ेशन के बाद जो है, उसकी मैनेजमेंट और यूज़र्स आ जाते हैं। जो उस मैनेजमेंट के अंदर रहते हुए, उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए उसको यूज़ कर रहे होते हैं, पीपल हैं, मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं या यूज़र्स की बात करते हैं, तो वो हमेशा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते होते हैं कि किस हद तक वो अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक स्टूडेंट पोर्टल की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट फ्रेंड्स अपने पासवर्ड्स जो हैं पोर्टल के, स्टूडेंट पोर्टल के पासवर्ड एक-दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप जिस पोर्टल को यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद होता है, प्रॉपर एक सिस्टम मौजूद होता है। आप फीडबैक देते हैं उस ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड या डिफरेंट एक्टिविटीज़ का वहाँ पे आप फीडबैक देते हैं, ठीक है? तो सम टाइम ये होता है कि अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं, तो वो फीडबैक इस तरह का देते हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन या उसके बिहेवियर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। इसी तरह अगर बैंकिंग सेक्टर की हम बात करते हैं, तो अगर आपके फ्रेंड्स के पास आपके जो पासवर्ड्स हैं, वो अगर उसको यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप सोचेंगे कि आप जिस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, वो वीक है। अगर आपके वहाँ पे पासवर्ड के थ्रू जो है आपकी जो है वो अमाउंट वहाँ पे चोरी हो जाती है या ट्रांसफ़र हो जाती है या किसी किस्म का आपको नुकसान हो जाता है, तो डेफ़िनेटली आप ये सोचेंगे कि जिस आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम के साथ अटैच हैं, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। हालाँकि आप खुद उसको तोड़ रहे होते हैं, रिस्क पे लाने वाले आप खुद होते हैं। तो हमेशा जो मैनेजमेंट होती है और यूज़र्स होते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, वो हमेशा की रोल प्ले करती हैं। और उसके बाद जो है आपके जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो किस हद तक सिक्योर है, किस हद तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से आप उसके ऑपरेशंस को सक्सेस कर सकते हैं, उसके ऑपरेशंस को किस तरह से सेफली जो है आप उसको कंप्लीट कर सकते होते हैं। तो जब ये तीनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं, तो हमेशा रिस्क जो कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप ऑपरेशंस को जो है आप ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हैं, सक्सेसफुली जो है उसको परफ़ॉर्म किया जा सकता है। तो हमेशा जो है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अकाउंटेबिलिटी इसलिए जो है हमेशा की रोल प्ले करती है। उसके बाद लास्ट में जो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन आ जाता है कि हमेशा अगर आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ अटैच हैं, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन जैसे अभी हमने रिस्क असेसमेंट के अंदर भी पढ़ा था, जैसे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हम अपने जो क्रिटिकल एसेट्स हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो जब हम पर्सनली बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का अगर हम हिस्सा हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? अगर आप उस ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा हैं, तो आपको पता है आप किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं।
अगर आप सिंसियर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, अगर आप खुद जो है अपनी केयर खुद कर रही हैं, तो आपको जो रिस्क है आप पे वो कम से कम हो सकता है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, फ्रेंड्स जो हैं वो अपने एटीएम कार्ड के पासवर्ड एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, या वो शेयर कर लेते हैं डिफरेंट अपने स्टूडेंट्स के एलएमएस स्टूडेंट्स के पोर्टल के जो पासवर्ड्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करें। इसका मतलब है कि आप रिस्क खुद को रिस्क पे ला रहे हैं, साथ साथ उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी रिस्क पे ला रहे हैं। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ एग्जामिनेशन। आप खुद देखें कि आप खुद किस हद तक जो है वो सिंसियर हैं खुद के साथ और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो हमेशा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के इंफॉर्मेशन एसेट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से यूज़फुल जो है डिफरेंट ग्रुप्स उसके अंदर बनाया जाता है। इसलिए डिफरेंट एक्सेस जो है वो राइट्स दिए जाते हैं कि कौन से पर्सन, कौन से मैनेजर्स हैं या कौन सी सीट्स के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो किस हद तक उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो पर्पज़ क्या होता है कि रिस्क को कम से कम किया जाए, अगर रिस्क है उसको जो है वो मैनेज किया जाए। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए डिफरेंट मैनेजर्स जो है पूरी टीम जो है वहाँ पे मौजूद होती है कि जो कि इन सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो डीपली ऑब्जर्व कर रही होती है। अगर किसी जगह के ऊपर रिस्क होता है या उसको अटैक्स या थ्रेट्स मौजूद होते हैं, उनको वहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी ब्रीच नज़र आता है, तो डेफिनेटली वो टीम जो है वो कैपेबल होती है, उसको आइडेंटिफाई करती है, एक्सेस करती है और उसके डिफरेंट ऑपरेशन जो होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसको जो है वो कंट्रोल करती है, उसको सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट करवाती होती है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपके पास आपकी आईटी की टीम आ जाती है। ठीक है, और इस बाद दफ़ा इस तरह से भी हो सकते हैं कि जैसे आपके पास एक्सीडेंटल रिस्क भी आ जाता है। जैसे रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को रन कर रहे हैं और तो वो टीम जो है ये चीज़ भी देखती है कि इसको रिस्क ह्यूमन रिस्क के साथ साथ जो है वो कोई नेचुरल रिस्क भी हो सकता है, तो उससे किस तरह से बचना है। जैसे आपके पास नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं या आपके पास एक्सीडेंट्स आ जाते हैं या कोई और इवेंट्स इस तरह का हो जाता है, जैसे जो है वो स्ट्राइक्स आ जाती हैं, डिफरेंट स्ट्राइक्स के थ्रू जो है और जैसे लोग जो हैं वो इश्तियाल में आ जाते हैं या गुस्से में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, डिफरेंट जो है वो लोकेशंस के ऊपर आग लगा देते हैं, या जैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या जैसे ज़लज़ला नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, तो ये भी रिस्क होते हैं। इसको हमेशा जो मैनेजर्स होते हैं या जो टीम होती है, हमेशा टीम वो कामयाब सक्सेसफुल टीम होती है जो इन सारी चीज़ों को देखती है। एक तो ये होता है कि पर्सन्स किस तरह से जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स किस तरह से उस सिस्टम को अटैक कर सकते हैं, किस तरह से उसको डैमेज कर सकते होते हैं। एक तो इंडिविजुअल्स की सिक्योरिटी होती है, सेकेंडली ये भी होता है मैनेजर्स और जो आईटी टीम वहाँ पे मौजूद होती है, सिक्योरिटी टीम मौजूद होती है, वो इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करती है। अगर इंडिविजुअल रिस्क के अलावा अगर कोई इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, जैसे जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया है, इस तरह की एक्टिविटीज़ से, इस तरह की चीज़ों से किस तरह से बचा जाता है, किस तरह से बचाया जा सकता है, अगर होती हैं तो किस तरह से आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते होते हैं। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें भी कंसिडर की जाती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं।